नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है, कहानी है, ये विजेंद्र जी ने भेजा है। विजेंद्र जी हरियाणा के एक शहर के रहने वाले हैं और इनके साथ में जो ये घटना घटी थी, ये 2015 की बात है। विजेंद्र जी एक कार ड्राइवर हैं और एक सेठ के पास कार चलाते थे। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जल्दी से, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं हाईवे 33 के इस सफ़र पर। दोस्तों, मेरा नाम विजेंद्र है। मैं एक सेठ के पास में कार चलाने का काम कर रहा था। सेठ के बाल बच्चे तो, उनके बेटे बहुएं सब विदेश में रहते थे। जो हमारा सेठ थे, उनकी बस पत्नी इस बड़ी सी कोठी में रहती थी और मैं 1 साल से इस जगह पर कार ड्राइवरी काम कर रहा था। सेठ जी तो बहुत कम ही निकलते थे। कभी दिन में एक आध बार कोई राउंड लग गया आसपास का तो लग गया, नहीं तो मैं बैठा ही रहता था। और कभी किसी रिश्तेदार के पास जाना हो तब तो टाइम लग जाता था। वो महीने में एक आध बार ही होता था ऐसा। लेकिन मेरी तो जो ड्यूटी थी बहुत आराम वाली थी। मैं दिन भर अपना बैठा हुआ और नौकरों से, जो उनको रसोइये थे, उनसे गप लड़ाता रहता था। सेठ जी कभी कभी हमें बाज़ार भेज देते थे कोई सामान वगैरह लाने के लिए, तो मैं काम कर लेता था। कार लेके मैं चला जाता था और सामान वगैरह लेकर के आ जाता था। बस इतना ही सा ही काम हमारा था। वो शनिवार की रात थी। शनिवार का रात वो मैं भूल नहीं सकता हूँ कभी भी। पूर्णमासी थी, पूरा चांद आसमान में निकला हुआ था। साहब का प्रोग्राम तो काफ़ी दिन से तय था कि वो अपने बेटे के पास विदेश जा रहे थे मिलने के लिए। दोनों लोग, पति पत्नी। और मेरे को बोले थे कि ब्रिजेश देखो, आज मेरे को एयरपोर्ट छोड़ के तुम जाना अपने घर। मैंने बोला ठीक है साहब। वैसे मैं तो दिन भर में खाली बैठा रहता था, काम तो कोई था ही नहीं, और मैं क्यों नहीं छोड़ूंगा अपने साहब को। मेरा जो घर था साहब की कोठी से करीब करीब 10 किलोमीटर के आसपास में था। मेरा किराए का कमरा था और मैं अपने बड़े भाई के साथ में वहाँ रहता था। मेरे पास में एक पुरानी बाइक थी और उसी से मैं आता जाता था। मैं शनिवार की रात को साहब को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गया था कार लेकर के। मैं करीब 11 बजे वहाँ से चल पड़ा था। साहब ने बोला कि जाओ, अब कार अपना कोठी में गैराज में रख देना, और फिर इसके बाद अपना रुकना चाहो तो वहीं पर रुक जाना, है कि रात काफ़ी हो चुकी है। अगर जाना चाहो तो देख लेना, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा कि रात के टाइम में और तुम जाओ। वहीं कोठी में रुक जाना और सुबह चले जाना। मैं तो 10 दिन के बाद ही लौटूंगा बाहर से, तो कोई जल्दी नहीं है, आराम से आ जाना कोठी में। क्योंकि ये रसोइया जो था अकेला ही रहता था वहाँ पर। वो कह रहे थे कि साहब तुम आ जाओगे तो उसका भी दिल बहलता रहेगा, 2 जने कोठी में ठीक रहोगे। मैं बोला ठीक है साहब। मैं जब कार लेकर के साहब के कोठी पहुँचा तो आधी रात तो हो चुकी थी। अब रोड पर सुन सपाटा होने लगा था। बस इक्की दुक्की गाड़ियाँ मुझे अब रोड पर दिखाई पड़ रही थी। बाकी तो बिल्कुल रोड खाली खाली सा नज़र आ रहा था। हर तरफ वैसी हालात थी। गर्मी के दिन थे और मैं अपना कार लगा के गैरेज में और रसोइये से बोल दिया कि भाई मैं अब चल रहा हूँ अपने घर और मैं सुबह आऊँगा थोड़ा लेट में।
तो बोला क्यों नहीं यहीं रुक जाती हूँ। रसोईया बोला, यानी कि भाई कुछ काम है मेरे को, भाई से कुछ ज़रूरी बात करनी है, तो मेरा जाना ठीक रहेगा, कल मैं आ जाऊँगा टाइम से। मैं अपना बाइक लेकर के चल पड़ा था। मैं अपने कंधे पर जो अपना बैग था जिसमें मैं टिफ़िन वगैरह अपना रखता था, और उस दिन हमारी जो मेम साहब थी उनके घर में पूजा हुआ था भगवान का, और वो देसी घी का लड्डू का प्रसाद मुझे पकड़ाया था एक डिब्बा। बोले विजेंद्र तुम भी खा लेना और अपने परिवार में सबको दे देना, ये देसी घी का खास लड्डू है जिसका मैं प्रसाद चढ़ाया हूँ आज। अब किस भगवान को चढ़ाया था ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन प्रसाद तो प्रसाद ही होता था। और मैं वो प्रसाद को संभाल करके अपने बैग में रख दिया था और कंधे पर अपना टांगे बाइक चलाता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ा था। जब मैं हाईवे से अपने घर के रास्ते पर मुड़ा तो उधर तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था, हर तरफ कोई भी लोग, कोई भी ट्रैफिक मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। बिल्कुल हर तरफ सन्नाटा सा फैला हुआ था, कोई लोग कहीं मुझे नज़र नहीं आ रहे थे और मैं अपना रोड पर चलता जा रहा था। एक जगह थोड़ा सुन सपाटा था, लग रहा था जंगल झाड़ियाँ जैसी जगह थी वो, और मेरी जो बाइक है उसी जगह पर आकर के और रुक गई। हालांकि उसमें जो पेट्रोल था आधा टंकी के ऊपर ही था, उसमें सेल्फ स्टार्ट वाला सिस्टम नहीं था, पुराने वाली बाइक थी। तो मैं किक मारने लगा था, स्टैंड पर खड़ा करके किक में लगा रहा था, लेकिन बाइक तो स्टार्ट होने की नाम ही नहीं ले रही थी। मैं थक कर के पसीने पसीने हो चुका था, लेकिन जो बाइक थी ये तो स्टार्ट होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रही थी। अब मुझे बाइक पर गुस्सा आने लगा था। वैसे मेरी ये बाइक कभी धोखा नहीं दिया था, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया था। और मैं अब सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं इस सुनसान अंधेरी रात में। और मेरा जो घर था उस जगह से करीब 2 किलोमीटर के आसपास में था। फिर मैंने सोचा कि चलो बाइक को धकेल करके ही आगे लेके चलते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि हमें पैदल धकेल कर चलना पड़ेगा, और वही मैं करने लगा। बाइक को धकेलता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा और कुछ ही दूर चला था अभी, तभी अचानक जैसे बाइक मेरी एकदम जाम हो गई। जैसे लगा उस पर कितना वजन आ चुका है, और बाइक तो रुक सी गई थी। मुझे लगा कि कोई पीछे से पकड़ करके कोई रोक तो नहीं लिया है, कोई खींच तो नहीं रहा पीछे में। और मैं अपना सर घुमा करके पीछे देखा, और पीछे देखते ही तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं डर गया था बहुत बुरी तरह से, और मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे, और मेरे हाथों से बाइक छूट गई और ज़मीन पर गिर पड़ी थी। मैं जो देखा, लाल कपड़ों में एक लड़की या औरत बोल सकते हैं, क्योंकि उसका उम्र का जो अंदाज़ा मैंने लगाया था वो 25 से 30 साल की बीच में थी, और वो मेरी बाइक को अपने दोनों हाथों से पकड़ रखी थी। और अचानक इस सुनसान जगह पर इस औरत को देख करके अब मैं कांप गया था डर करके कि कौन है ये, अचानक कहाँ से आ गई, क्यों मेरी बाइक को ये पकड़ रखी थी, आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रही थी। मैं समझा था कि कोई भूत प्रेत होगी। मुझे भूत प्रेत से बहुत डर लगता था, लेकिन वो तो लग ही नहीं रही थी कि कोई भूत प्रेत हो। जैसा मैंने सुना था लोगों से कहानियों में कि भूत प्रेत बहुत खतरनाक दिखते हैं, बड़े भयानक होते हैं, चुड़ैल के दांत बाहर होते हैं, और ऐसे ऐसे कहानियाँ मैंने सुन रखी थी।
लेकिन जो औरत थी वो तो बिल्कुल एक नॉर्मल औरत की तरह थी, जैसे घरेलू औरत होती है वैसे ही उसने कपड़े पहन रखे थे। और मैं बोल पड़ा कि जी आप कौन, आपने मेरे क्यों बाइक को खींच रखी थी, क्यों आगे नहीं जाने दे रही थी। आप तो जैसे वो कोई बच्चा नहीं होता है छोटा सा 8-10 साल का, वैसे वो ताली मार करके और उछलने लगी और अपनी हंसी जो थी वो खिलखिला करके हंसने लगी। वो बोल रही थी और उछल रही थी। वो बोल रही थी मैंने डरा दिया, मैंने डरा दिया, ताली पीट पीट करके और उछल उछल करके हंस रही थी। उसकी जो हंसी खिलखिलाहट थी बहुत ही मीठी थी, बहुत ही मधुर लग रही थी। वो मुझे कहीं से भी चुड़ैल, भूत, प्रेत, आत्मा नहीं लग रही थी। वो एक साधारण सी औरत मुझे दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ये उछल को देख करके थोड़ा मैं नर्वस हो चुका था, क्योंकि ये तो 25-30 साल की उम्र की लग रही थी और हरकत छोटे बच्चों की तरह था, जैसे 8-10 साल का कोई बच्ची हो और कोई मन मुभाव की कोई चीज़ दिखाई पड़ जाए तो अपना खुशी का इजहार करने लगती है। और वैसे ही ये मेरे साथ में कर रही थी। वो ताली पीट पीट करके और वही बात बोले रही थी कि मैंने तुम्हें डरा दिया, मैंने तुम्हें डरा दिया। अब मैं बोला कि आप चुप भी हो जाओ, मुझे गुस्सा आ रहा था, यानी कि आप कौन हैं और इस तरह क्यों आप उछल कूद कर रही हो, कहाँ रहती हो आप और इस सुनसान जगह पर अचानक आप कहाँ से आ गई। मैं उससे पूछने लगा था। अभी मेरी बाइक जो थी नीचे ज़मीन पर ही गिरी हुई थी, मैं अभी उठाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। तभी वो औरत एकदम खामोश सी हो गई थी, बिल्कुल खामोश, और मेरी तरफ देख रही थी। वो घूरी जा रही थी और अचानक अपना एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया, जैसे कुछ मांग रही हो। मैंने पूछा क्या है, अब क्या चाहिए तुम्हें, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वो बोलने लगी, लेकिन अब उसका जो बोलने का अंदाज था और जो आवाज़ था वो बदल चुका था। अब वो किसी बच्चे की तरह नहीं बोल रही थी। वो एकदम आवाज़ जो थी बिल्कुल कर्कश सी आवाज़ लग रही थी और जैसे लग रहा था कि गहरे कुएं से उसकी आवाज़ निकल रही हो, इको हो करके। वो बोल रही थी मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मैं बोल उठा कि जी मेरे पास तो कोई खाना वाना नहीं है, मैं तो अपना टिफ़िन ले गया था और दोपहर में खा लिया है, अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। वो बार बार वही बात दोहराई जा रही थी कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, तुम मुझे खाना दो। अब मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था। देखने में तो उसका चेहरा और कुछ बदला नहीं था, लेकिन आवाज़ ज़रूर बदल गई थी। अब मुझे थोड़ा डर लगने लगा था उसकी आवाज़ सुन करके कि पता नहीं है क्या है। अभी तो ये एक बच्चे की तरह उछल कूद रही थी और अचानक ये सीरियस हो गई और इसकी आवाज़ को क्या हो गया, ये आवाज़ कैसे इसकी बदल गई। मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैं सोच में पड़ गया था कहीं मैं किसी खतरे में तो नहीं पड़ रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मन कह रहा था कि बाइक वाइक छोड़ो और यहाँ से दौड़ जाओ अपने घर की तरफ। मेरा मन बार बार यही कह रहा था कि अगर तुम रुकोगी तो तुम किसी खतरे में फंसते चले जाओगे। और मैंने अपनी मन की बात मानी। मैं कुछ नहीं उसकी तरफ बोला और मैं सीधा दौड़ पड़ा था आगे की तरफ, अपने घर की तरफ में। अब मैं पीछे मुड़ करके देख रहा था कि औरत कहीं हमारे पीछे तो नहीं आ रही है, लेकिन वो तो मेरी बाइक के पास ही खड़ी थी जहाँ मेरा बाइक गिरा हुआ था।
और वो मुझे जाता हुआ भागता हुआ देख रही थी। अब मैं तेजी से आगे की तरफ दौड़ते हुए चला जा रहा था, लेकिन मेरा जो बैग था पीठ पर, जिसको मैं टांग रखा था, उससे मुझे दौड़ने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। और मैं सोचा कि क्यों ना बैग को उतार करके नीचे फेंक दूं और फिर मैं सरपट दौड़ता हुआ आगे अपने घर की तरफ निकल जाऊंगा। और अभी मैंने इस बात को सोचा ही था और तब तक तो मेरे सामने में वो औरत खड़ी दिखाई पड़ी। अब तो जैसे मेरे प्राण ही सूख गए थे। अभी तो वो मेरे बाइक के पास में थी, अब पलक झपकते मेरे सामने में कैसे आ गई, जबकि मैं उस जगह से काफ़ी दूर आगे में आ चुका था। तो इतना जल्दी तो कैसे कोई आ सकता है। अब तो जो मेरा मन का वहम था वो पक्का हो चुका था कि ज़रूर ये तो कोई चुड़ैल ही कर सकती है ऐसा, आम औरत तो ऐसे कभी नहीं कर सकती। अब मैं डर से अब कांप चुका था। अब मैं समझ चुका था कि अब ये चुड़ैल मुझे छोड़ने वाली नहीं है, ज़रूर ये मेरे साथ में कुछ करने वाली है। तभी तो ये दोबारा मेरे सामने में आ चुकी है। अब फिर वही उसने किया, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया था। अब बोलने लगी, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, अगर तुम नहीं दिए तो मैं तुम्हें मार करके खा जाऊंगी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, मुझे खाना चाहिए। वही जो आवाज़ थी उसकी, कर्कश सी आवाज़ और गूंजती हुई सुनाई पड़ रही थी। मैं एकदम डर गया उसकी सब आवाज़ सुन कर के, और अचानक सामने आना उसका, मैं कांप गया था। मैं समझ गया कि ये औरत मुझे, ये चुड़ैल मुझे अब छोड़ने वाली नहीं है। और तभी मुझे उस मिठाई का ध्यान आ गया था जो मेरी मालकिन ने प्रसाद के तौर पर मुझे दिया था, देसी घी के लड्डू। और मैंने बोला, हाँ रुको। डरते हुए मैं बोला कि हाँ, मेरे पास मिठाई है, लड्डू है, क्या मैं आपको वो दूँ, आप खाओगी उसको? डरते डरते मैं कहने लगा। और वो तो अपना हाथ आगे किए हुए और लगातार मुझे मांग रही थी कि मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है। वो उसी तरह बोले जा रही थी, किसी टेप रिकॉर्डर की तरह। अब मैं जब तक अपना बैग को कंधे से उतार लिया था और चैन खोल दिया और वो डब्बा में बाहर निकाल लिया था। मैं डब्बा का ढक्कन खोल करके और उसके आगे में कर दिया था, नहीं कि देखो जी, ये लड्डू हैं देसी घी के, जितना चाहिए आप ले लो, चाहे तो पूरा आप डब्बा रख लो, लेकिन मुझे अब यहाँ से जाने दो, मुझे पकड़ दो जी, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। मैं बाइक का बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहा था। बाइक तो वैसे भी पुरानी थी, जान से बढ़कर तो नहीं थी। मैं अपने घर को भागना चाहता था, जल्दी से जल्दी वहाँ से। अब मैं मिठाई आगे किए हुए और इंतज़ार कर रहा था कि कब ये डब्बा पकड़े, तब मैं यहाँ से दोबारा यहाँ से भागूं। और वो लड्डू को देखते ही उछल पड़ी थी। अरे वाह लड्डू, अरे वाह, ताली बजाती हुई फिर बच्चों की तरह करने लगी थी। और उछलते उछलते वो लड्डू का डिब्बा में हाथ डाल दिया। और जैसे ही उसने हाथ डाला था, वो उछल करके दूर जा गिरी, कराह उठी थी दर्द से। और मैंने उसकी तरफ देखा कि ये क्या हुआ, इसको क्या हुआ, क्यों उछल करके गिरी और क्यों ये कराह रही है। ये तो भूत प्रेत है, चुड़ैल है ये, इसको क्या हो सकता है। लेकिन वो तो जैसे ज़मीन में घुस गई हो या आसमान में गायब हो चुकी हो। अब तो मेरे आंखों के सामने से वो गायब हो चुकी थी। मैं एकदम सन्न सा खड़ा, हाथों में वो प्रसाद का डब्बा लिए हुए, और देखता रह गया था।
डरा तो वो मैं बहुत था। मैं तो लगातार डरा ही हुआ था और ये घटना देख कर के मैं और डर गया था। क्या हो गया इसको, कहाँ भाग गई है? और तभी उसकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ने लगी। वो अपनी वही सी अंदाज में, कर्कश सी आवाज़ में और जो इको साउंड में सुनाई पड़ रही थी। वो कह रही थी, आज तो तू बच गया, लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं तुझे ज़रूर मार कर खाऊंगी। आज तो ज़रूर बच गया है। और फिर वो आवाज़ खामोश हो गई थी। अब मुझे यकीन होने लगा था कि वो आसपास में ही है, लेकिन अब दिखाई नहीं दे रही है। मैं सोचा कि यही अच्छा मौका है कि आप यहाँ से अब भागा जाए। मैं उस लड्डू का डिब्बे को दोबारा बंद किया और अपने बैग में रख दिया। मुझे अभी भी नहीं मालूम था कि इस लड्डू ने, इस प्रसाद ने मेरी जान बचाई थी। और कंधे पर डाल करके अब फिर मैं दौड़ने लगा था। अब मुझे वो औरत दोबारा दिखाई नहीं पड़ रही थी। मैं दौड़ते दौड़ते अब अपने घर पहुंच गया था। उसी वक्त मैंने भाई को सारा कुछ बताया था कि देखो भाई, मेरे साथ में ऐसा ऐसा कहानी हुआ है, घटना हुआ है। भाई छोड़ते ही बोला, तुम्हारा बाइक कहाँ है? नहीं कि बाइक मैं वहीं छोड़ करके भागा हूँ। अगर मैं बाइक उठाने जाता तो शायद वो दोबारा मुझ पर हमला कर सकती थी। भाई बोलने लगा कि चलो मैं चलता हूँ। उसके पास भी अपनी बाइक थी। चलो मैं देखता हूँ कौन है वो। भाई मेरा डरता नहीं था किसी चीज़ से, लेकिन मुझे तो भूत प्रेत से बहुत डर लगता था। और भाई बोलने लगा कि चलो तुम, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं दोबारा उस जगह पर इस वक्त में जाऊं। मैं भाई को बोलता रहा कि भाई छोड़ो ना बाइक को, सुबह में चलेंगे हम लोग, दिन निकलने दो। मुझे डर लग रहा था, लेकिन भाई तो जिद किए हुए था। बोला कि कोई चुरा के ले गया तो फिर तुम कैसे जाओगे काम पर? मेरे पास तो इतने पैसे है नहीं। वो मुझे सुनाने लगा था। आखिरकार मुझे उसके साथ में जाना पड़ा था। जब हम उस जगह पहुंचे थे तो मेरी बाइक जैसी थी वैसी ही पड़ी हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन वहाँ पर मैं हर तरफ अपनी निगाहें दौड़ा रहा था कि वो कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रही है, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ी थी, ना उसका आवाज़ मुझे सुनाई पड़ा था। और भाई ने स्टैंड पर खड़ा करके और बाइक को 2-3 किक ही मार करके स्टार्ट कर दिया था। बोला संभालो अपनी बाइक, सही सलामत है और चलो जल्दी यहाँ से। अब फिर हम अपने घर आ गए थे। जब घर आए तो फिर दोबारा इस पर बात होने लगी थी। इस बार मेरी भाभी भी साथ में आ गई थी। वो सोई हुई थी, उठ करके आ गई थी, हमारी बात सुन रही थी। और तभी भाभी बोली कि भैया, वो आपका जो प्रसाद वाला डिब्बा है वो कहाँ पर है? यानी कि भाभी बैग में रखा हुआ है। बोली बाहर निकालो। मैंने वो डिब्बा बाहर निकाल के दिया कि भाभी ये रहा। भाभी बोली कि भैया आप मानो या ना मानो, इसी प्रसाद ने आपकी जान बचाई है उस चुड़ैल से। अगर ये प्रसाद नहीं होता तो भैया आप ज़रूर मारे जाते उस जगह पर। भाभी की बात सुनकर के तो मैं और डर से कांप गया था। लेकिन जो रियलिटी थी, मुझे भी इस चीज़ का एहसास हुआ था कि जैसे ही उसने प्रसाद का लड्डू छूना चाहा था और तभी उसके साथ में ऐसी घटना हुई थी। वह उछल करके दूर जा गिरी थी और फिर गायब हो चुकी थी। तो उस लड्डू ने ही मेरा जान बचाया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी विजेंद्र जी की अपनी आत्मकथा, उनकी घटना। अगर आपके पास भी अपनी कोई आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने डाल रखी है जो आपको बेहद पसंद आएगी। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ,
तो आप लोग एक बार ज़रूर उस पर विजिट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में, अगली घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।